Assalamualaikum dear aspirants, welcome back to my YouTube channel Roadmap to Civil Services। आज हम फिलोसफी का पहला टॉपिक करेंगे और मैंने सोचा है कि हम फिलोसफी को इस तरह से लेकर चलेंगे कि जिन फिलोसफर्स के ऊपर डेटा कम है या जो कंपैरेटिवली टफ कंसीडर किए जाते हैं उनको हम पहले करेंगे और बाकी दूसरे फिलोसफर बाद में करेंगे। तो आज हम करेंगे फ्रेडरिक नीशे। जो फ्रेडरिक नीशे है ये एक बेसिकली एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या होता है। सो कैन यू गाइस रिकॉल इट? सो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो इसके जो प्रोपोनेंट हैं वो ये इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो वर्ल्ड है वो मीनिंगलेस है और जब भी कोई इंडिविजुअल इस दुनिया में आता है तो इस दुनिया को अपना मीनिंग खुद देता है। ठीक है, उनके नजदीक दुनिया में जितनी भी वैल्यूज जो सोसाइटी ने क्रिएट की हैं वो हर इंसान के ऊपर अप्लाई नहीं होती। जब कोई इंसान दुनिया में आता है, आने के बाद उसको अपनी जिंदगी का मकसद पता चलता है और वो अपनी वैल्यूज अपने लिए खुद क्रिएट करता है और अपनी दुनिया को अपना मीनिंग खुद देता है। तो जो नीशे है वो भी एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर है। तो अगर हमने इस सारी डिटेल को एक लाइन में लिखना होगा तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। ठीक है, उसके बाद आपने जब भी कोई फिलोसफर करना है तो आपने उसका टाइम ड्यूरेशन देखना है कि वो किस एरा में वो जो है ना उसने फिलोसफी लिखी है। तो इससे उसकी फिलोसफी को समझना भी आसान हो जाता है और उसको वर्ल्ड में जो उस टाइम पे चल रहा होता है उसके साथ कंपेयर करके उसको लेके चलना इजी हो जाता है। पता चलता है कि उसने वो फिलोसफी दी है तो उसके पीछे उसकी रीजन क्या थी। अब जो नीशे है इसका ड्यूरेशन जो है वो पोस्ट इनलाइटनमेंट का है। अब इनलाइटनमेंट बेसिकली क्या था? ये एक जो थी वेव आई थी जिसमें बहुत उस पे रीजन और रैशनैलिटी बेस्ड डिसीजंस होने लग गए थे और एजुकेशन पे बहुत काम हुआ। उसके अलावा आर्किटेक्चर पे, आर्ट पे और ह्यूमन राइट्स की बातें शुरू हो गई थी, वुमेन राइट्स की और वोटिंग की बातें शुरू हो गई थी। लोगों ने किंग्स को और जो भी उनके ऊपर बैठे हुए थे ना, उनके हुक्मरान जो कि इतने सालों से थे और वो खुद को खुदा का साया समझते थे, उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया था। जो डोगमास बने हुए थे, सोसाइटी ने बनाए हुए थे, उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया था। तो ये सारा इनलाइटनमेंट का टाइम था। तो ये इसके बाद आता है, पोस्ट इनलाइटनमेंट वाले टाइम में आता है नीशे। उसके बाद इसने आइडियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया था। ये भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि आइडियलिज्म क्या है। ये जो आइडियलिस्ट है ये अपना जो नॉलेज का सोर्स है ये माइंड से, थॉट से और आइडियाज से लेते हैं। तो इसने इसको भी रिजेक्ट किया है। उसके अलावा इसने रैशनलिस्ट को भी रिजेक्ट किया है। इसके नजदीक रैशनलिज्म भी कोई मायने नहीं रखता, जो लोग अपनी नॉलेज का सोर्स रीजन से लेते हैं। तो ये इस स्लाइड में हम मैंने पूरी इसकी जिस्ट ऑफ फिलोसफी लिखी है। ये हम आगे वाली स्लाइड्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये एक निहिलिस्ट फिलोसफर है जो कि ओल्ड जितने भी थॉट्स हैं और जो भी सोसाइटी की क्रिएटेड नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, इसको डिस्ट्रॉय इसकी डिस्ट्रक्शन पे वो बिलीव करता है और एक अपनी नई थ्योरी देता है। ठीक है, और ये इसका जो टाइम था वो पोस्ट इनलाइटनमेंट था। अब पोस्ट इनलाइटनमेंट में क्या चल रहा था, पहले मैंने आपको इनलाइटनमेंट का बताया। पोस्ट इनलाइटनमेंट में क्या चल रहा था कि जो चर्च था ना पहले, उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता था डेली लाइफ से लेके स्टेट के मैटर से लेके हर दूसरी चीज में चर्च इन्वॉल्व होता था। अब वहाँ की जो आम उनकी पॉपुलेशन थी, जो आम मैसेज थे, वो इतने ज्यादा डिस्टर्ब थे चर्च से कि वो उनको 10-10 तरह के जो टैक्सेस देने पड़ते थे, जिन पे जो जो सारा पैसा चर्च खा रहा था और फिर किंग खा रहे थे। तो जब पोस्ट इनलाइटनमेंट उनका एरा आया यानी इनलाइटनमेंट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि किंग के ऊपर क्वेश्चन जो है ना स्टार्ट हो गए, रेवोल्यूशंस बड़ी आई कि वोटिंग राइट्स पे बात हो रही थी। तो सबके ऊपर चैलेंज, जैसे जैसे उन्होंने इन चीजों को चैलेंज करना शुरू किया मैसेज ने, तो चर्च का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। इसके अलावा जो ओल्ड डॉगमास थे उसको भी लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो पिस रहे थे, भूखे प्यासे लोग थे और अपनी जमीनों से सारी चीजें प्रोडक्शन जो कर रहे थे उनको उसके सारी टैक्सेस में उनका सब कुछ जा रहा था और उनके पास खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं था। तो इससे फिर क्या हुआ कि चर्च का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। इसके अलावा एक 30 ईयर वॉर चल रही थी। ये जो क्रिश्चियंस हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं,
एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और एक कैथोलिक होते हैं। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि हम दोनों में से यूरोप पे कौन राज करेगा। तो इनकी 30 साल आपस में जंग चली है। इस 30 सालों में उन्होंने ये लड़ते रहे आपस में कि मैं यहाँ का लीडर बनूंगा, और वो दूसरे वाले कहते थे मैं यहाँ का लीडर बनूंगा। तो फिर 1648 में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है और हमें बहुत सारी दूसरी जगहों पे भी हम इसको यूज करते हैं इस ट्रीटी को। तो इस ट्रीटी में उन्होंने फिर इस मुआहदे में उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हुज रियलम हिज रिलीजन, यानी रिलीजन आप अब आइंदा से हम किसी रिलीजन की वजह से आपस में नहीं लड़ेंगे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जिसकी जो रियासत में जो मजहब रखना चाहता है वो रख सकता है। तो इससे आपस में कोई भी दंगा फसाद नहीं होने वाला। तो एक किस्म का इन्होंने रिलीजन को जो सियासत से और रियासत से निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद निपोलियन जो था, नेपोलियन बोनापार्टे, इसकी ये बहुत सारी जो है जंगें लड़ रहा था। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी वॉर्स हो रही थी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सेक्युलरिज्म की तरफ वर्ल्ड दुनिया चल रही थी। तो निशे कहता है कि अब एक ऐसा टाइम आएगा जब मोरालिटी यहाँ से बिल्कुल डिसअपेयर हो जाएगी, और एक ऐसा ऐसा टाइम आ जाएगा कि सेक्युलरिज्म इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग गॉड पे बिलीव करना छोड़ देंगे। अच्छे बुरे की तमीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कोई किसी को किसी बेस पे जज नहीं कर पाएगा, और इसके अलावा मोरालिटी खत्म हो जाएगी। तो वो कहता है कि इससे फिर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, मोरल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, और इसके बाद फिर बिग ट्रेजेडी होगी। इस बिग ट्रेजेडी को उसने निहिलिज्म का नाम दिया है कि निहिलिज्म, सब कुछ तबाह तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये वो कंडीशन होगी जब हम जिसको हम कहते हैं गॉड इज डेड, यानी आप देयर इज नो गॉड। ठीक है, अब गॉड की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई है, ये निहिलिज्म वाला टाइम होगा। तो ये सारी इसने अपनी फिलोसफी अपनी इस बुक में दी थी, दी गे साइंस में। अब वो कहता है कि ये वाला इसकी वो थ्योरी है जिस जो फिलोसफी है सॉरी, जिसमें वो कहता है कि गॉड डेड हो गया। ठीक है, तो इसके बाद वो अब इसका सोल्यूशन क्या देता है, वो फिर कहता है कि एक सुपरमैन होगा, उबरमेंश। अब ये क्या है, ये एक आम इंसान है, लेकिन इसमें और दूसरे इंसान में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि इसने ना अपनी पर्पस ऑफ लाइफ को ना फाइंड आउट कर लिया है। इसको पता चल गया है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और इसमें इसने किसी दूसरे इंसान की हेल्प नहीं ली, इसको किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस की जरूरत नहीं पड़ी। इसने अपने बलबूते पे अपनी जिंदगी का मकसद जान लिया है। और अब क्या हुआ कि ये इसका जो रैंक है, इसकी जो स्टेज है ना, वो दूसरे इंसानों से अपर हो गई है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे ये पहुंच गया है। ठीक है, अब ये सुपरमैन बन गया, ये आम इंसान नहीं रहा। तो ये कहता है कि ये जो सुपरमैन है ना, ये निहिलिज्म से बच जाएगा। इसको अपना जिंदगी का पर्पस मिल गया, मकसद मिल गया। ये अब निहिलिज्म का प्रे नहीं होगा। ठीक है, तो वो कहता है कि ये जो है अब ये साइकोलॉजिकली भी और मॉरली भी ये दूसरे इंसानों से सुपीरियर होगा। ठीक है, तो ये होगा सुपरमैन। अब सुपरमैन की क्वालिटीज बताता है। वो कहता है कि इसने अपना वैल्यू सिस्टम क्रिएट किया है, और ये सोसाइटी की नॉर्म्स में और वैल्यूज में और स्टैंडर्ड्स में ना ट्रैप होके नहीं रह गया। इसने अपने स्टैंडर्ड्स खुद बना लिए हैं, खुद क्रिएट कर लिए हैं, और उसको खुद मेंटेन करेगा। इसके अलावा वो कहता है कि ये स्ट्रेटेजिक वेज में ये सेल्फिश भी है, लोगों को हर्ट नहीं करता, लेकिन इसको अपने फायदे के काम निकलवाने आते हैं। जैसे आपने वो मकैवली की दी प्रिंस अगर पढ़ी हो, तो उसमें वो मकैवली जो है वो अपने प्रिंस को बहुत सारी एडवाइजेस देता है ना। तो इसी तरह से वो बताता है कि प्रिंस को शुड बी लाइक दैट, और इस तरह बताता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो इसी तरह ये अपने सुपरमैन की बता रहा है कि मेरा जो सुपरमैन है उस वो कैसा होगा। तो इसके अलावा वो कहता है कि वो एनियस नहीं होता, वो वो जो है ना, जो वीक है उनकी हेल्प करता है। उसके अलावा जो नीशे है, ये सफरिंग को ना, ये कहता है कि आपने सफरिंग को एक्सेप्ट करना है। वो कहता है कि जो मजहब है ना, रिलीजन है, ये सफरिंग को ना इस तरह से आपको आपको सफरिंग को एक्सेप्ट करवाते हैं, लेकिन उसको चैलेंज करना नहीं बताता मजहब, अकॉर्डिंग टू नीशे। वो कहता है कि आप लोग ना समझ लेते हो कि हाँ ये तो मेरी किस्मत में था, मुझे ये मिल गया है, तो अब अगले जहान में आप लोग आफ्टर लाइफ में आपको खुशियां मिल जाएंगी, ये भी तुम्हारे नसीब में गुर्बत लिखी थी, तो बस रोते पीटते रहो इसको ना। तो लोग इस तरह से इसको कबूल करते हैं, लेकिन उसको चैलेंज नहीं करते। तो वो कहता है कि जो सफरिंग होती है ना, ये आपको जिंदगी में प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए सफरिंग को चैलेंज करना बहुत जरूरी है।
तो वो कहता है कि जो उसकी ज़िंदगी में जो उबरमेंश है ना, वो उसकी ज़िंदगी में सफ़रिंग जो है ना, वो नेसेसरी कंपोनेंट है। उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको हायर स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तक लेके जाने के लिए। इसके अलावा वो कहता है कि जो सुपरमैन होगा ना, वो हार्ड टू अंडरस्टैंड, वो उसको लोग आम लोग उसको समझ नहीं सकेंगे। इसकी वजह से वो तन्हाई का शिकार रहेगा। उसको लोग समझेंगे नहीं, कोई उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा, तो वो इन दी एंड वो क्या हो जाएगा, फील लोनली करेगा। ठीक है, उसके अलावा वो हम्बल नहीं होगा। ठीक है, उसको अपने जो है प्राइड और अपनी एबिलिटीज का ना उसको इल्म होगा, लेकिन वो मगरूर और तकब्बुर वाला भी नहीं होगा। उसको नॉलेज है, उसको बिलीव भी है अपनी एबिलिटीज पे, ट्रस्ट भी है, लेकिन वो तकब्बुर वाला नहीं है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटीज थी। अब आगे हम पढ़ते हैं कि कौन सी स्टेजेस हैं जिससे गुजर के एक आम इंसान जो है वो हाईएस्ट रैंक पे पहुंचता है ह्यूमन डेवलपमेंट की। ठीक है, इसमें आप वो भी डाल सकते हो जो मोस्लो की हायरार्की है ना, हायरार्की ऑफ नीड्स, वो उसका फ्लो चार्ट भी डाल सकते हो कि उसमें बताता है कि जो सेल्फ असर्शन जो है या पर्पस ऑफ लाइफ जिसको मिलता है, तो वो सबसे ऊपर वाली नीड है, वो भी यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा सुपरमैन को आप इकबाल के मर्द मोमिन के साथ भी लिख सकते हैं। ये मैं एक अलग से टॉपिक भी करवाऊंगी जिसमें हम इकबाल का मर्द मोमिन और नीशे का सुपरमैन, इसका हम कंपेयर, इसको हम कंपेयर और कंट्रास्ट करेंगे। लेकिन जब भी आपने नीशे को लिखना है तो आपने उसमें इकबाल को लाजमी कोट करना है, और जब इकबाल को लिखना है तो आपने नीशे को लाजमी कोट करना है। इसके अलावा जहां कहीं भी आपने काउंटर डालना है, जैसे आइडियलिज्म में आप काउंटर कर सकते हो कि नीशे आइडियलिज्म को जो है रिजेक्ट करता है और ये एग्जिस्टेंशियलिज्म की थ्योरी देता है, और रैशनलिज्म में भी आप डाल सकते हो। तो जहां जहां आप इसको काउंटर करने के लिए आपको कोई आर्गुमेंट चाहिए, तो इसमें आप दूसरे फिलोसफर्स को और दूसरे फिलोसफर में नीशे को डाल सकते हो, और यही एक बेस्ट ऑप्शन होता है फिलोसफी का पेपर करने के लिए। जी, अब हम पढ़ते हैं इसकी स्टेजेस। इसकी बेसिकली 3 स्टेजेस हैं: कैमल स्टेज, लाइन स्टेज और चाइल्ड स्टेज। जो कैमल स्टेज है ना, ये कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन की स्टेज है। इसमें वो कंफर्ट जोन से इंसान निकलता है, और मुश्किलात वाली, वो कहते हैं ना कि कुछ आपने गेन करना है लाइफ में, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। तो ये वही वाली स्टेज है। जैसे वो कहता है कि कैमल है, वो डेजर्ट्स में रहता है, और वहां पे उसको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसे राह में घूमता है, वहां पे पानी नहीं होता, गर्मी होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसको मीलों मीलों तक चलना पड़ता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर है। तो इस तरह आपको पहले कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर दूसरी स्टेज आती है, वो है लाइन स्टेज। इसमें क्या होता है कि ये वो कहता है सिंबलाइज करती है इंडिपेंडेंस को और ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंसेस। आप, उसने कहा है कि आपने किसी भी एक्सटर्नल और किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंस से अपने आप अपनी जान छुड़ा लेनी है। आपने किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस नहीं होना, अपनी जात से ही सीखना है जो भी सीखना है। ये वो स्टेज होगी। और उसके बाद आती है चाइल्ड स्टेज। वो कहता है ये स्टेज होगी जब कोई भी एक आम इंसान एक ओबरमैन बन चुका होगा या सुपरमैन बन चुका होगा। ठीक है, अब इसने क्या किया है, रिक्रिएट कर लिया और रीराइट कर लिया वैल्यूज को और नॉर्म्स को, और वो सोसाइटी की वैल्यूज और नॉर्म पे नहीं चल रहा, क्योंकि जो सोसाइटी की चीजें हैं ना, उसको सप्रेस करती हैं। वो 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 सप्रेस करती हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देती। ठीक है, उसको बताती हैं कि ये अकॉर्डिंग टू निशे के, उसको गुनाह जो है उसको आगे बढ़ने नहीं देता, उसको रिग्रेट में डाल देते हैं, उसको शर्मिंदा एम्बेरस फील होता रहता है, और वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। तो अकॉर्डिंग टू निशे ये अच्छाई बुराई ये कुछ भी नहीं है। जब वो कहता है ना गॉड इज डेड, तो वो कहता है कि देयर इज नो वन टू जज यू। ठीक है, अब कोई नहीं रह गया जो आपको जज करेगा कि गुनाह क्या है और गुनाह और नेकी क्या है। आपने जो काम करना है उसके अगर आप कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो बस ठीक है। ठीक है, आप एक जिम्मेदार इंसान बन जाओगे। वो अच्छा है या वो बुरा है ये मैटर नहीं करता, बल्कि अच्छा बुरा कोई चीज है ही नहीं, अकॉर्डिंग टू नीशे। इसके बाद इसके दो और ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो देता है एमर फैटी और इटर्नल रिकरेंस। अब एमोर फैटी क्या है, वो कहता है लव फॉर फेट। ये जो पहले भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया इसके बारे में कि वो कहता है कि जो आपकी फेट है ना, उससे आपने प्यार करना है। अब उसको हमने बैठ के उसको रिपेंट नहीं करना और हमने रिग्रेट नहीं करना और बैठ के रोना धोना नहीं शुरू करना कि मेरे नसीब में ये था तो ये था। आपने उसको एक्सेप्ट करना है, आपने उसको लव करना है कि ये मेरी अगर नसीब में लिखा है, तो फिर आपने उसको चैलेंज भी करना है। आपने उसको चैलेंज करना है, वो बेशक एडवर्सिटी है, वो सफरिंग है, उसमें कुछ भी है, आपने उसको चैलेंज करना है।
और फिर क्या होगा, आप जब उसको चैलेंज करोगे तो आप प्रोग्रेस करोगे, आप एक सुपरमैन बन जाओगे। अब इसके हर एक कॉन्सेप्ट को आपने सुपरमैन से रिलेट करके लिखना है, यानी पूरी फिलॉसफी को आपने एक बात में दूसरी बात डाल के लिखना है। जैसे सिर्फ इन दोनों पे अगर आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सिर्फ 3 लाइनें तो नहीं लिखनी ना, इसमें फिर हम दूसरे सारे कॉन्सेप्ट को भी डालेंगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है इटर्नल रिकरेंस। वो कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो साइक्लिक है, वो एक ना एक दिन वो रिपीट होके आता है, वापस आता है, वापस आता है। तो क्या आप इस बात पे खुश हो कि जब ये साइकिल में जो इवेंट्स चल रहे हैं ये वापस आपके लिए आते हैं, तो आप इससे खुश हो, राजी हो? तो आपने इस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करना है, ऐसे लेके चलना है कि जब ये रिकरेंस हो रही होगी इन इवेंट्स की, तो आप इससे खुश होगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं विल टू पावर। ये इसकी फिलॉसफी भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब वो कहता है, ये इसने अपनी बुक में लिखा था बियॉन्ड गुड एंड इवल में। अब वो कहता है जो विल टू पावर है ना, ये फंडामेंटल ड्राइवर है अंडरलाइन फॉर सेल्फ एजर्शन और सेल्फ ओवरकम। यानी सबसे पहले ना इंसान में विल टू पावर होनी चाहिए कुछ करने की। अब जैसे ये सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, जब तक उनमें खुद विल नहीं होगी ना इसको इस एग्जाम को एस करने की, तो कोई दूसरा इंसान नहीं उसे करवा सकता, जब तक वो अपने दिल से ये तैयारी नहीं कर रहा। इसी तरह बाकी जितने दूसरे काम है, जब तक वो करने की हमारे अंदर विल नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये नीशे कहता है कि जो विल टू पावर है ना, ये फंडामेंटल ड्राइवर है आपकी डेली लाइफ से लेके आपकी सेल्फ रिजर्वेशन, सेल्फ ओवरकमिंग। ठीक है, अब वो कहता है कि अब जो डिजायर्स है ना, उनके ऊपर डोमिनेंस लेनी, वो मतलब वो दो तरह से ले सकता है, या तो वो अपनी डिजायर्स के ऊपर या दूसरों की। अब अगर आपने किसी दूसरे की डिजायर, दूसरे के ऊपर डोमिनेंस लेनी है ना, तो उसको फिर उसके दो वेज हो सकते हैं, 2 वेज हैं उसके। या तो आप उनको हेल्प करोगे, या फिर उनको आप हर्ट करोगे। ठीक है, और लेकिन वो कहता है जो रियल मास्टरी है ना, वो है जो आप सेल्फ के ऊपर लेते हो। जो सेल्फ मास्टरी है ना, वो सबसे बड़ी आपकी जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद हम मोरालिटी की बात करते हैं। अब वो मोरालिटी पे नीशे कहता है कि मोरल जो मोरालिटीज है ना, वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, यानी ये सोसाइटी ने ना खुद से क्रिएट किए हुए हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ मैटर नहीं करते। जब इंसान आएगा, वो अपनी मोरालिटी खुद क्रिएट करेगा, अपना अच्छा बुरा खुद बनाएगा। वो कहता है कि जब कोई भी इंसान है ना, वो जब ये अपने किसी भी एक्शन को ऑन करता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना, तो वो कभी भी गलत फैसला नहीं करता। तो फिर मोरालिटी उसके लिए कुछ एग्जिस्ट नहीं करती। जब वो अपने कॉन्सिक्वेंसेस को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेगा, उसको ऑन करना शुरू कर देगा, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट डिसीजन लेगा। ठीक है, इसके अलावा वो दो तरह की जो है ना मोरालिटी की बात करता है, एक स्लेव मोरालिटी की और एक मास्टर मोरालिटी की। अब जो स्लेव मोरालिटी है ना, ये एक आम इंसान में होगी, और जो मास्टर मोरालिटी है ना, ये होगी उबरमेंश में या फिर सुपरमैन में। इन दोनों में डिफरेंस हम देखते हैं। वो कहता है जो स्लेव मोरालिटी है ना, ये एपिटोम है क्रिश्चियन एथिक्स का, यानी ये क्रिश्चियनिटी ने फैलाई हुई है लोगों को सप्रेस करने के लिए, ताकि वो इनको चैलेंज ना कर सके, इनको क्वेश्चन ना कर सके। उसके अलावा ये वर्च्यूज पे बिलीव करती हैं, ग्लोरीफाई करती हैं वीकनेस को। ये पहले भी मैंने बताया कि किस तरह वो उनकी कमजोरियों को जो है ना निशाना बनाती हैं, कि ताकि वो सप्रेस होके रहते रहें। उसके अलावा लोगों में पेशेंस डाल देती हैं, फिर लोग किसी चीज को चैलेंज नहीं करते। अगर कोई गरीब है तो वो गरीब ही रहेगा, ये सब्र शुक्र करके कि चलो एक ना एक दिन मुझे जन्नत मिल जानी है, या मुझे आफ्टर लाइफ में ये मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है डिस्पाइस करते हैं लाइफ को, अपनी खुश जिंदगी से खुश खुश नहीं है वो, डीप रिजेंटमेंट है इनमें। और ये करते हैं लॉन्ग टू स्केप लाइफ, और आफ्टर लाइफ पे ये बिलीव करते हैं कि हमें इस जिंदगी के बाद वाली जिंदगी में सब कुछ मिल जाना है। लेकिन इसके जो इसकी जो पिक्चर की जो दूसरी साइड है, मास्टर मोरालिटी, ये जो लोग हैं ये नोबल इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की। इनके पास कॉड ऑफ ऑनर है। ये वीक नहीं है। ठीक है, ये वीक खुद बिल्कुल नहीं है, और ये ऑल्ट्रिज्म पे भी बिलीव नहीं करते। यानी इसमें ये होता है ना ऑल्ट्रिज्म में, कि अपना आप कुछ नहीं है, बस आपने जिंदगी लोगों के लिए गुजारनी है, इस पे भी बिलीव नहीं करते। और ये पेशेंस पे भी बिलीव नहीं करते, पेशेंस को भी नहीं मानते, बल्कि ये इनटॉलरेंट होते हैं और अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये लाइफ में किसी तरह के भी रिग्रेट्स नहीं रखते, क्योंकि ये अपने डिसीजंस को ऑन करते हैं। और इसके अलावा ये लोग कहते हैं कि देयर इज नो आफ्टर लाइफ।
अब इसकी फिलॉसफी की लेगेसी क्या है? अब इसमें आप कुछ जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि जो नाजी जर्मनी जर्मनी थी, जैसे हिटलर जो था, उसने जो होलोकॉस्ट किया और जो सारे ज्यूस को उसने मारा, तो वो इससे इंस्पायर्ड था। वो कहता था ना कि मैं प्योर जर्मन प्योर ब्लड के लोग सिर्फ यहाँ पे रहेंगे और बाकी सबको मार दो। तो कैसे कैसे उसने लोगों को मारा, तो न्यू आर्यन मैन क्रिएट करने के लिए। तो इसको क्रिटिक में भी डाल सकते हो, लेकिन जो इसको इस क्रिटिक को काउंटर करने वाले हैं वो कहते हैं कि ये इन्होंने बिल्कुल ही उसके कॉन्सेप्ट को गलत लिया है। ये सोसाइटी की प्रोग्रेस करवाने के लिए उसकी फिलॉसफी थी, जबकि इसको इसको रॉन्ग वे में यूज किया गया है। उसके अलावा इसमें मर्द मोमिन जो है इकबाल का, इकबाल भी बहुत नीचे से इंस्पायर्ड थे। ऑल्दो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इकबाल जो है वो रिलीजन के बहुत ज्यादा करीब थे और नीचे जो है वो एथिस्ट था। तो लेकिन वो उनकी फिलॉसफी से इकबाल जो थे वो नीचे की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड थे। और फिर उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम को किस तरह से जगाया। जो डोरमेंट मुस्लिम्स थे उनमें उनको फ्रीडम की होप्स दी, ठीक है, और फिर एक दिन उनको फ्रीडम मिल भी गई। इसके अलावा न्यू चाइनीज, ये सॉरी स्पेलिंग गलत है, न्यू चाइनीज मैन जो है माओजेडोंग, इसने किया। और फिर इसके बाद कैसे चाइना ने एक गरीब मुल्क से डेवलप कंट्री की तरफ उसने सफर किया। इसके अलावा पीसफुल हिंदू जो है ये कॉन्सेप्ट था वीडे सावरकर, और ये एक नेशनलिस्ट था। और आप देखें कि इसमें भी आप क्रिटिक में डाल सकते हैं कि अब नेशनलिज्म जो है इसी से स्टार्ट हुआ था इंडिया में, और ये इतना आगे चल चुका है कि अब नेशनलिज्म वहां पे इतना ज्यादा है कि वहां की जो अकलियतें हैं वहां की, वो कितना सफर कर रही हैं। वहां के मुस्लिम जो है और दूसरी जो कम्युनिटीज हैं वो किस लेवल तक सफर कर रही हैं। लेकिन आपने इसमें फिर ये बात भी डाल देनी है कि ये उसकी फिलॉसफी की इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत ली गई है। उसकी फिलॉसफी इस वे में नहीं थी। ये लोगों ने उसको अपने लिए अपनी मकासद के लिए यूज किया। लास्ट पे मैंने नीचे की कुछ कोट्स ऐड की हैं, आप इसको अपने क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।